नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह चौथा लेक्चर वीडियो है आप लोग का, और ये जो चौथा लेक्चर वीडियो है ये आपका हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का है और विश्व इतिहास के कुछ विषय इस पार्ट से है आप लोग का, ठीक है। और बीपीएससी और इमारत के लिए यह आपकी प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न को मैं कंप्लीट करा रहा हूं। जो भी लोग बीपीएससी और इमारत के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वह लोग आराम से लग सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ये देखिए ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। केवल 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स आप लोग का मिलेगा, 799 रुपए का। इसमें बीपीएससी और इमारत की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग लगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाइए। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी इमारत एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। ये पूरा कंप्लीट कोर्स 799 रुपए का है और पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें पूरी हैंड रिटेन नोट्स मिलेगी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगा और पूरा अति लघुत्तरी प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आप लोग को दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सीरीज है बीपीएससी और ईएमआरएस के लिए। तो देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था कुछ। यह दूसरा प्रश्न देखेंगे। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। तो विवेचना करना है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, विवेचना करिए। खाद्य उत्पादन, देखिए क्या है, शहरीकरण का क्या महत्व था मेसोपोटामिया में। तो खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी। मेसोपोटामिया में खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी विकसित होने लगी। देखिए जब खाद्य का उत्पादन होता है, जब कृषि क्षेत्र की उन्नति होती है, कृषि उद्योग की उन्नति होती है, तो अन्य आर्थिक गतिविधियां भी तो विकसित होती हैं, ठीक है। क्योंकि कृषि से संबंधित उत्पाद होता है तो कृषि से संबंधित उद्योग का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लगे। तो जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगा जिससे कस्बे बसने लगे। तीसरा, धीरे धीरे कारोबार बढ़ने से व्यापार के केंद्र बन जाते हैं। तो शहरीकरण में क्या होता है, धीरे धीरे कारोबार का क्षेत्र बढ़ता है, व्यापार का केंद्र बढ़ जाता है। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप से रखना होता है। जो शहर की अर्थव्यवस्था होती है उसको अपना हिसाब किताब लिखित रूप से भी रखना होता है। तो ये सभी शहरीकरण के महत्व हैं, ठीक है। श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। तो श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रम विभाजन मतलब कि जो अलग अलग समुदाय है उसके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग समुदाय के अलग अलग कार्य हैं। तो श्रम विभाजन का शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तरह तरह के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग कार्यों में दक्ष रहते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, ठीक है। कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ की जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसका जो परिवहन व्यवस्था था वह बहुत ही ज्यादा अच्छे स्तर पर था। क्योंकि आपको पता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह दजला और फरात नदी से घिरी हुई थी। तो दजला और फरात नदी जो है परिवहन का और आवागमन का साधन भी थी, ठीक है। आयात निर्यात होता था दजला और फरात नदी के द्वारा, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करिए। इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि लेखन कला का विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे। यह मैं थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया हूं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लिखा करते थे मिट्टी की पट्टिकाओं पर। ये चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाते थे, पट्टी बनाते थे चिकनी मिट्टी की, ठीक है। और जब उस पर कुछ ना कुछ लिख देते थे, ठीक है, किसी सरकंडे से वह अच्छे से लिख देते थे। और उसके बाद इस पट्टिका को क्या करते थे, इस पट्टिका को आग में सेक देते थे, आग में इसे तपा देते थे, जिससे क्या होता था, लिखा हुआ चित्र, लिखा हुआ जो चिन्ह था, लिखा हुआ जो अक्षर था वो उभर कर सामने आता था, ठीक है। चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता था और आकार देकर क्या किया जाता था, सुखाया जाता था। लिखने वाली सतह चिकनी बनाई जाती थी, लिखने वाली जो सतह थी वो चिकनी बनाई जाती थी और सरकंडे की तीली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता था। पट्टी धूप में सूखकर पक्की हो जाती थी, या तो धूप में सुखा दिया जाता था या फिर आग में सुखा दिया जाता था, ठीक है, जला दिया जाता था। यहाँ पर खुदाई से सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। तो ऐसी सैकड़ों चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं जिस पर कुछ ना कुछ अंकित है, कुछ ना कुछ लिखा है। तो इस तरह से लेखन कला का विकास
और मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। प्रश्न 4 देखिएगा, दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे, स्पष्ट कराएं। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था वहां ग्रामीण लोगों के मध्य, जो गांव के लोग हुआ करते थे, उनके मध्य झगड़े हुआ करते थे। तो ये झगड़े क्यों होते थे, झगड़े का कारण क्या था? तो ग्रामीणों में पानी व जमीन के बीच झगड़े बार बार होते थे। पानी व जमीन के लिए गांव के क्षेत्रों में बार बार झगड़े हुआ करते थे। नदियों के रास्ता बदलने से भी पुनः स्थापित होते रहते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़े क्यों होते थे? गांव में पानी व जमीन के लिए झगड़े होते थे। झगड़े का कारण क्या था? पानी, जल और जमीन, यही दोनों कारण थे। ठीक है। दूसरा, नदियों के रास्ता बदलने से लोग पुनः स्थापित होते रहते थे। तो जब नदियां अपना रास्ता बदल देती थी तो बाढ़ आ जाता था। ठीक है। इस तरह से क्या होता था, उनका जो निवास होता था वह बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, विस्थापित हो जाता था। इससे भी झगड़े होते थे। ठीक है। नदी की जलधाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे। नदियां ऊंचाई वाले स्थान से बहकर आती थी, ऊंचाई वाले स्थान पर बहकर आती थी। ठीक है। तो जो लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर रहते थे, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जो गांव होते थे, वह ज्यादा से ज्यादा जल का प्रयोग कर लेते थे खेत पीने के लिए या सिंचाई के लिए। ठीक है। तो बहुत कम पानी धीरे धीरे रिसकर आता था। ठीक है, नीचे। ठीक है। तो इसलिए भी झगड़ा होता था, मतलब कि ऊपर के लोगों के बीच और नीचे के लोगों के बीच। ठीक है। तो नदी की जलधाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे। कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था। कभी कभी नदी में गाद जमने से नदी का बहाव रुक जाता था। इसके लिए भी झगड़े हुआ करते थे। इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था और उनके खेत सूखे रह जाते थे। तो यही सब झगड़े का मुख्य कारण था ग्रामीण लोगों के बीच। ठीक है। प्रश्न 5 देखिएगा, मेसोपोटामिया में परिवार व शादी के लिए कैसे नियम बनाए गए थे? मेसोपोटामिया में जो विवाह का नियम था वह कैसा था, कैसे नियम बनाए गए थे? परिवार और शादी के लिए कैसे नियम बनाए गए थे मेसोपोटामिया में? तो समाज में एकल परिवार ही आदर्श माना जाता था। समाज में जो था एकल परिवार था। एकल परिवार मतलब संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार समाज में आदर्श माना जाता था मेसोपोटामिया में। ठीक है। दूसरा देखिएगा, पिता परिवार का मुखिया होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पिता होता था वह क्या होता था? परिवार का मुखिया होता था। शादी की शुरुआत में वधू के माता पिता अपनी सहमति देते थे। तो शादी की शुरुआत में जो वधू के माता पिता होते थे, वर पक्ष के माता पिता नहीं, वधू पक्ष के जो माता पिता थे वह अपनी सहमति देते थे शादी के लिए। विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। विवाह की रस्म जब पूरी हो जाती थी तो दोनों पक्ष अपने उपहारों का आदान प्रदान करते थे। मतलब वर पक्ष वधू पक्ष को उपहार देता था और वधू पक्ष वर पक्ष को उपहार देता था। ठीक है। इस तरह से विवाह का रस्म पूरा होता था। और भी देखिए, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। वर पक्ष और वधू पक्ष एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मंदिर में पूजा करने के बाद जो सास होती थी वर पक्ष की, मतलब कि वर की माँ सास जो होती थी वह नववधु को लेने आती थी। ठीक है। और शादी के बाद पुत्र माता पिता के पास ही रहता था। शादी के बाद जो पुत्र रहता था अपने माता पिता के पास ही रहता था और सास नववधु को लेने आती थी। ठीक है, बारात में आती थी लेने। ठीक है। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। तो मतलब उत्तराधिकार की जो व्यवस्था थी, उत्तराधिकार किसे मिलता था? तो पुत्र को मिलता था। उत्तराधिकार की संपत्ति पर किसका अधिकार था? पुत्र का। पिता के घर पर या पशुधन पर, या अगर कोई पशु है तो उसके धन पर, खेत आदि पर किसका अधिकार था? पुत्रों को ही मिलता था। तो यह सब एकल परिवार के बारे में यह सब तथ्य है। ठीक है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सभी बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स हैं, ओनली 7099 में। और पूरा बीपीएससी और ईएमआरएस आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। और यह एनसीईआरटी जो है ना, सिर्फ बीपीएससी ईएमआरएस के लिए नहीं है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या यूजीसी नेट सभी के लिए है। ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। जिनको भी चाहिए वो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, उर शहर की नगर योजना का वर्णन करें। जैसा कि हमने बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 नगर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उर, उरुक और मारी, ये 3 नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में। उर, उरुक और मारी। उर शहर की नगर योजना का वर्णन करिए। तो ये जो उर नगर है इसकी नगर योजना के बारे में वर्णन करना है। तो उर नगर में गलियां सकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। उर जो नगर था, यहाँ की जो गलियां थी कैसी थी? सकरी थी, मतलब बहुत पतली गलियां होती थी।
गलियां सकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी और नगर की। ठीक है, अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे गड्ढे पर लाद कर घर पर लाए जाते थे। उस शहर में गलियां जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी और अनाज के जो बोरे होते थे या अनाज के बोरे होते थे या ईंधन के जो गट्ठे होते थे वो किस पर लाद कर ले जाए जाते थे? गड्ढे पर। भाई गड्ढा उस समय परिवहन का साधन था। उस समय जीप, मारुति सुजुकी या जो भी कुछ है, मैजिक या फिर पिकअप, ये सब तो था नहीं। तो उसमें क्या था, गड्ढे पर ही सामान को लाता जाता था। तो अनाज के बोरे या ईंधन के जो गट्ठे थे, मतलब लकड़ी आदि था, वह गड्ढे पर लाद कर घर पर लाए जाते थे। ठीक है, और भाई गड्ढों का सहारा क्यों लिया जाता था? क्योंकि जो गलियां थी वो सकरी थी, पतली गली थी। जब पतली गली रहेगा तो उस पर बैलगाड़ी थोड़ी जा पाएगी, घोड़ा गाड़ी नहीं जा पाएगी, गड्ढे आराम से जाएंगे। तो गड्ढे पर लाद कर ही वह सामान लाया जाता था घर पर। ठीक है, गलियां बहुत घुमावदार और पतली होती थी। देखिए, जो उर शहर की जो गलियां हैं वो बहुत ही पतली और टेढ़ी मेढ़ी थी और गड्ढे का प्रयोग लाद कर जो भी अनाज के बोरे या ईंधन लादा जाता था गड्ढे पर लादा जाता था, क्योंकि गलियां जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, उस पर घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी नहीं चल पाता था, क्योंकि बैलगाड़ी के लिए, घोड़ा गाड़ी के लिए चौड़े रास्ते की आवश्यकता होती थी, और जब गड्ढा रहेगा तो वह पतले रास्ते पर भी चल जाएगा। ठीक है, जल निकासी के लिए गली नालियां सड़कों के किनारे न होकर घरों के भीतर पाई जाती थी। जल निकासी के लिए जो नालियां होती थी वो सड़कों के किनारे नहीं होती थी, मेन सड़क के किनारे नालियां नहीं होती थी, वह क्या होती थी, घर के भीतर नालियां होती थी। ठीक है, लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे। हौज का मतलब जानते हैं, जहां पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, जहां पानी इकट्ठा होता था मतलब जलाशय होता था, हर घर में होता था। ठीक है, हौज उसे कहते हैं। तो लोग वर्षा के जल के लिए हौज बनाते थे, जहां वर्षा का जल एकत्रित होता था। ठीक है, हौज बनाते थे जिससे बाहर गली में कीचड़ न हो जाए। और हौज क्या होता था, बाहर गली में कीचड़ न हो जाए, ताकि सारा वर्षा का जल हौज में एकत्रित हो सके और बाहर क्या हो, बाहर कीचड़ न फैले। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था इन लोगों की थी। 7वां देखिएगा, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। यह कहना क्यों सही होगा कि जो खानाबदोश पशुचारक थे, मतलब वह पशुचारक, ऐसे आमतौर पर जो पशुपालन किया करते हैं वो खानाबदोश होते हैं। ठीक है, खानाबदोश क्या करते थे, एक जगह तो पर नहीं रहते थे और वो पशुओं को पालते थे, पशुओं को चराते थे। ठीक है, और जब एक जगह का चारागाह समाप्त हो जाता था तो चारागाह की खोज के लिए दूसरे जगह पर जाते थे। तो पशुचारक जो होते थे वो मूल रूप से खानाबदोश हुआ करते थे। तो खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। यह खानाबदोश पशुचारक जो थे वो शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ऐसा क्यों कहा गया है? तो मारी नगर में किसान और पशुचारक दोनों ही रहते थे। जो मारी नगर था उसमें क्या थे, किसान भी रहते थे और पशुचारक भी रहते थे। किसान जो थे अस्थायी रूप से रहा करते थे, पशुचारक खानाबदोश होते थे। तो पशुचारकों को जब अनाज या धातु के औजार आदि की आवश्यकता होती थी तब वे अपने पशुओं और उसके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। तो जो पशुचारक होते थे भाई, जो पशुचारक होते थे उनके पास क्या होता था, उनके पास पशुओं के द्वारा जो, मतलब कि पशुचारक जो होते थे उनके पास गाय होता था, भैंस होता था, बैल होता था। तो गाय भैंस से क्या वो प्राप्त करते थे, दूध प्राप्त करते थे। दूध से संबंधित जो और भी उत्पाद हैं जैसे पनीर आदि हैं, दही हैं, ये आदि प्राप्त करते थे। फिर उससे पशुओं से चमड़ा प्राप्त करते थे, मांस प्राप्त करते थे। तो ये पनीर, मांस, चमड़ा आदि के बदले वह क्या करते थे, वह अनाज प्राप्त करते थे। किससे, किसानों से। ठीक है, या धातु के औजार की आवश्यकता होती थी तो इससे वह आदान प्रदान करते थे। गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। तो गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती थी। और गोबर की खाद किसके पास थी, पशुचारकों के पास थी। ठीक है, गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर जाते थे। जो गडरिये होते थे, जो पशुचारक होते थे, गडरिया क्या होते थे, पशुचारक होते थे। ठीक है, पशुचारकों को ही गडरिया कहा जाता है। तो गडरिये कई बार भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खेतों से गुजर कर जाते थे। आज भी गांव में आमतौर पर ज्यादातर झगड़ा भेड़ बकरी की चराई के कारण होता है कि भेड़ बकरी, किसी पास भेड़ है, किसी पास बकरी है, किसी पास गाय बैल है, भैंस है। तो वह क्या है, किसानों के खेत में पता चलता है कि किसी किसान के खेत में उसका गेहूं लगा है, धान लगा है, मक्का लगा है, तो उसका किसी का गाय बैल भैंस खा लिया, तो उसकी वजह से झगड़े होते थे। तो वही काम
पहले होता था कि गडरिये जो होते थे अपनी भेड़ बकरी को पानी पिलाने के लिए खेतों से गुजर कर जाते थे और परिणाम स्वरूप किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी। ठीक है, गडरिये जो होते थे खानाबदोश कई बार किसानों की बस्ती पर हमला बोल देते थे, और ये जो खानाबदोश लोग होते थे कई बार किसानों की बस्तियों पर हमला बोल देते थे और उनसे लूटपाट करते थे। किसान भी कई बार नदी नहर तक जाने से गडरियों को रोक देते थे, और किसान भी कई बार नदी नहर तक जाने के लिए गडरियों को रोक देते थे। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। तो इसलिए गडरियों मतलब किसानों और पशुचारकों के बीच झगड़े होते थे। तो यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा है। तो खानाबदोश पशुचारकों का पूरा चरित्र तो आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से वह लूटपाट करते थे। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थोड़ा बैटरी स्लो हो रही है इसलिए मुझे बंद करना पड़ रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।